हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं अनसॉल्व्ड पेपर को, और इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहे हैं आपके सामने जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पिछले लेक्चर में हमने ग्लूकोज और एमिनो अम्ल को कंप्लीट किया था, और आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक फिर से लेकर आए हुए हैं, और यह टॉपिक 5 नंबर का आता है, और जिसको पढ़ने वाले हैं प्रोटीन। किसको पढ़ने वाले हैं? प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोटीन कहते किसे हैं। तो प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु है। प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु है। ये जीव जगत के लिए वृद्धि, विकास एवं उसके रखरखाव के लिए कैसे होते हैं? अति आवश्यक होते हैं। वास्तव में ये प्रोटीन जो मिलकर बने होते हैं, ये बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। जो प्रोटीन की संरचना बनती है, जब बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद क्या बनाएंगे, जो संरचना बनाएंगे वो क्या कहलाएगी? वो प्रोटीन की संरचना कहलाएगी। अगर बात करेंगे प्रोटीन के अणुभार की, तो इसका अणुभार लगभग में 10,000 से अधिक होता है। इसका जो अणुभार होगा वो लगभग में कितना होगा? 10,000 से अधिक होता है। अगर बात करेंगे किसके? प्रोटीन की, कि प्रोटीन पाया किस में जाता है, इसके स्रोत क्या क्या हैं, तो प्रोटीन के स्रोत सोयाबीन है, दाल है, उसके बाद अंडा है, दूध है। तो ये क्या हो जाएंगे? इसके प्रोटीन के स्रोत हो जाएंगे। तो लिखेंगे प्रोटीन के बारे में, लिखेंगे प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु है। ये सभी जीव जगत के विकास, वृद्धि एवं रखरखाव के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन का अणुभार लगभग 10,000 से अधिक होता है। 10,000 से अधिक होता है। वास्तव में प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल की 1,00,000 इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। 1,00,000 इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ये अल्फा एमिनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़े होते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़े होते हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत दालें, सोयाबीन, दूध, मांस, मछली आदि हैं। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण। पहले यहां तक नोट करिए। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन का वर्गीकरण।
प्रोटीन को कितने प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम पहले कर रहे हैं आणविक संरचना के आधार पर। पहला वर्गीकरण करने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं आणविक संरचना के आधार पर। पहला वर्गीकरण बेटा किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं? आणविक संरचना के आधार पर। इसे कितने प्रकार से बांटा गया है? 2 प्रकार से। नंबर 1 पहला पढ़ेंगे फाइबर रेशेदार, फाइबर या रेशेदार प्रोटीन, फाइबर या रेशेदार प्रोटीन, फाइबर या रेशेदार प्रोटीन। अब फाइबर या रेशेदार प्रोटीन किसे कहेंगे? तो वे प्रोटीन जिसमें अणु पास स्थित होकर रेशे के समान संरचना बनाते हैं, रेशा के समान संरचना बनाएंगे। तो इस प्रकार के प्रोटीन क्या कहलाते हैं? फाइबर या रेशेदार प्रोटीन। अर्थात ये जल में अविलेय होते हैं। जैसे हमारे बालों में, नाखून में और त्वचा में पाया जाता है केराटिन प्रोटीन, इसी प्रकार मांसपेशियों में कौन सा पाया जाएगा? मायोसिन प्रोटीन पाया जाएगा। क्लियर? और अस्थियों में हमारा कोलाजन। तो ये सबके सब प्रोटीन हमारे कौन से हैं? ये फाइबर या रेशेदार प्रोटीन। तो वे प्रोटीन जो रेशे के समान अणु पास स्थित होकर रेशा बनाते हैं क्या कहलाएंगे? फाइबर या रेशेदार प्रोटीन कहलाते हैं। लिखेंगे वे प्रोटीन जो रेशे के समान अणु पास स्थित होकर रेशा बनाते हैं, पास स्थित होकर रेशा बनाते हैं। फाइबर या रेशेदार प्रोटीन कहलाते हैं। ये जल में अविलेय होते हैं। उदाहरण में हमारा आ जाएगा केराटिन। अब ये केराटिन प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा? हमारा नाखून में, वालों में, त्वचा में। ये कौन सा पाया जाएगा? केराटिन, मायोसिन प्रोटीन हमारा कहाँ पाया जाता है? यह मांसपेशियों में। क्लियर? इसी प्रकार कोलाजन ये हमारी अस्थियों में पाया जाएगा। तो ये सबके सब प्रोटीन हमारे कौन से हैं? फाइबर या रेशेदार प्रोटीन है। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं गोलीय या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। गोली या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन क्या होते हैं? ये प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मुड़ने से बनते हैं। ये प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मुड़ने से या लिपटने से बनते हैं। और पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला इस प्रकार मुड़ी होती है कि इसकी जो संपूर्ण संरचना होती है वह कैसी होती है? गोल होती है। तो इस प्रकार के प्रोटीन कौन से कहलाएंगे? गोली या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जैसे हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडी, हार्मोन। क्लियर? तो ये वाले हमारे कौन से कहलाएंगे? गोली या ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो इसमें लिखेंगे ये प्रोटीन में या इस प्रकार के प्रोटीन में, इसमें लिखा है बेटा इस प्रकार के प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इस प्रकार कुंडलित होती है कि संपूर्ण संरचना गोली होती है, कि संपूर्ण संरचना कैसी होगी? गोली होगी। इस प्रकार के प्रोटीन क्या कहलाएंगे? गोली या ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण में इसके अंदर आ जाएगा बेटा यहाँ पर एंटीबॉडी, उसके बाद हीमोग्लोबिन, क्लियर? हीमोग्लोबिन आज ये वाले किसके उदाहरण हो गए? गोली या ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइबर रेशेदार प्रोटीन। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, नोट करेंगे। इसके बाद आगे पढ़ा रहे हैं। इसके बाद बेटा आगे दूसरा वर्गीकरण, दूसरा नंबर जो पढ़ने वाले हैं वह हमारा है जल अपघटन के उत्पाद के आधार पर। दूसरा पढ़ने वाले हैं जल अपघटन के उत्पाद के आधार पर। जल अपघटन के उत्पाद के आधार पर इसे बेटा हम कितने प्रकार से पढ़ेंगे? 3 प्रकार से। पहला नंबर 1 पहला पढ़ने वाले हैं सरल प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन किसे बोलेंगे? वे प्रोटीन जो जल अपघटन के पश्चात केवल अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। उत्पाद के रूप में किसे देंगे? केवल अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। तो इस प्रकार के प्रोटीन क्या कहलाएंगे? सरल प्रोटीन। क्या कहलाएंगे? सरल प्रोटीन। तो लिखेंगे सरल प्रोटीन के जल अपघटन के पश्चात, सरल प्रोटीन के जल अपघटन के पश्चात केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण लिखेंगे इसके अंदर ग्लूटेनिन, ऑक्सीजेनिन आदि। तो वे प्रोटीन जिनमें जल अपघटन के पश्चात केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होंगे, तो ऐसे प्रोटीन क्या कहलाएंगे? सरल प्रोटीन। दूसरा पढ़ेंगे संयुग्मी प्रोटीन। दूसरा कौन सा है? संयुग्मी प्रोटीन। तो संयुग्मी प्रोटीन किसे कहेंगे? संयुग्मी प्रोटीन के जल अपघटन के पश्चात। अगर हम संयुग्मी प्रोटीन का जल अपघटन कराएंगे तो संयुग्मी प्रोटीन के जल अपघटन के पश्चात अल्फा एमिनो अम्ल के अतिरिक्त, अल्फा एमिनो अम्ल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त अप्रोटोनीय भाग या प्रोस्थेटिक भाग प्राप्त होता है। तो ये वाले कौन से कहलाएंगे? संयुग्मी प्रोटीन। तो इसमें लिखेंगे संयुग्मी प्रोटीन में लिखेंगे संयुग्मी प्रोटीन के जल अपघटन से, संयुग्मी प्रोटीन के जल अपघटन से अल्फा एमिनो के अतिरिक्त अल्फा एमिनो अम्ल के अतिरिक्त अप्रोटीनीय भाग, इसे कोष्टक में प्रोस्थेटिक समूह पाया जाता है।
पाया जाता है। उदाहरण में लिख लेंगे, उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण के अंदर बेटा लिखेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन इसके अंदर कौन कौन पाया जाएगा? प्रोस्थेटिक समूह और कौन पाया जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर? नोट करेंगे। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट करा रहे हैं, नोट करो इसको बेटा। इसके बाद बेटा तीसरा वाला जो पढ़ेंगे वह है व्युत्पन्न प्रोटीन। अब व्युत्पन्न प्रोटीन कैसे होंगे? तो ये जो व्युत्पन्न प्रोटीन है यह सरल एवं संयुग्मी प्रोटीन के अम्ल, क्षार एवं एंजाइम की आंशिक जल अपघटन की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। क्लियर? तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ये सरल एवं संयुग्मी प्रोटीन के अम्ल, क्षार एवं एंजाइम की आंशिक जल अपघटन की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। उदाहरण लिख लेंगे इसका पॉलीपेप्टाइड। उदाहरण लिखेंगे पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? नोट करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्य के आधार पर। नोट करो पहले इसको बेटा। इसके बाद बेटा जो अगला वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कार्य के आधार पर, यानी प्रोटीन का क्या कार्य होता है इसके आधार पे। देखो, सबसे पहले संरचनात्मक प्रोटीन, जो प्रोटीन यानी वे प्रोटीन जो संरचना देते हैं, अर्थात ये रेशेदार प्रोटीन जैसे कोलाजन, ये कहाँ पाया जाता है? चमड़ी, अस्थियों में पाया जाता है। क्लियर? दूसरा संकुचित प्रोटीन हमारा कहाँ पर होगा? मांसपेशियों के अंदर होगा। और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। कौन पाया जाएगा? मायोसिन या एक्टिन। ठीक है, मायोसिन एक्टिन। एंजाइम, ये प्रोटीन के क्या होते हैं? जैविक उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक का काम करेंगे। इन उदाहरण इसका पेप्सिन, ट्राइसिन। उसके बाद हार्मोन क्या है? ये प्रोटीन के समूह वाहक होते हैं, अर्थात उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? इंसुलिन। इसी प्रकार रक्त प्रोटीन, यह रक्त में उपस्थित होते हैं और इनको उदाहरण है हीमोग्लोबिन। इसी प्रकार टॉक्सिन क्या है? यह विषैली प्रकृति का होता है। कहाँ पाया जाएगा? जैसे सांप के विष में। क्लियर? इसके बाद जो हम आगे लेक्चर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना। वहां से क्वेश्चन निश्चित बनता है। तो नोट करें बेटा इसको।